नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है महासागरीय धाराएं। आज हम देखेंगे कि संसार में जितने भी महासागर हैं, इन महासागरों में जल धाराएं कहाँ कहाँ बह रही हैं और किस प्रकार से हैं, किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है इत्यादि। महासागरीय धाराएं। धाराएं, धारा किससे कहते हैं? महासागर तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि महासागर पांच महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। धाराएं सागरों या महासागरों का जल जब किसी एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होने लगता है तो उसे ही महासागर की धारा कहा जाता है। या फिर समझ लीजिए, जल की धारा चाहे वो सागरीय भाग में बह रही हो चाहे स्थलीय भाग में बह रही हो, एक विशाल मात्रा का वह जल जो एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा होता है उसे धारा कहते हैं। या कोई भी चीज जो जिसका एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाह होता है उसे ही धारा कहते हैं। स्थल भाग में प्रवाहित होता है तो उसे नदी कहते हैं और सागरीय भाग में प्रवाहित होता है तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं भी एक प्रकार से नदियों की भांति ही होती हैं। फिलहाल हम लोग एक नियम पढ़े हैं जिसे कहते हैं फेरल का नियम। फेरल के नियमानुसार उन्होंने नियम दिया है कि विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी नियम के अनुसार हवाओं के साथ साथ जल भाग में भी ये नियम लागू होता है और जलीय भाग भी विषुवत रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण, यूँ कहें कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर को मुड़ जाती है। इस तरह भी कहा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत जल धाराएं या जल मुड़ जाता है। तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर जल फेरल के नियमानुसार मुड़ जाता है। इसमें जल धाराओं के मुड़ने के पीछे, चलने के पीछे मुख्य रूप से दो कारक प्रभावी हैं। वैसे बहुत सारे कारकों का हाथ रहता है लेकिन दो कारक मुख्य हैं। एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी जैसे आप लोग देखते हैं कि बस पे बैठे हैं, एकाएक बस आगे बढ़ जाती है तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा पीछे को मुड़ जाता है या पीछे को खिंच जाता है। तो इसी तरह हमारी पृथ्वी भी इधर को ऐसे चल रही है तो उसका जल पीछे की ओर प्रवाहित हो जाता है, धक्का लग जाता है तो हमारा पृथ्वी का जल पश्चिम की ओर हो जाता है। जबकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है तो पश्चिम की ओर जल खिंच जाता है। और प्रचलित पवनें भी चलती हैं। ये प्रचलित पवनें भी यहाँ पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण उस जल को और गति दे देती है और ये जल पीछे की ओर चलने लगता है। और स्थल भाग की बनावट की वजह से, इन स्थल भागों की बनावट की वजह से वह जल एक निश्चित प्रवाह में नहीं प्रवाहित हो पाता, बल्कि
इन तटों से, इन स्थलों से टकरा करके वो विशेष दिशाओं की ओर मुड़ जाता है। तट की बनावट के अनुसार यह मुड़ जाता है और वह उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर को मुड़ जाता है। इस प्रकार यह मुड़ करके पुनः इसी में मिलता रहता है और यह प्रक्रम हमेशा चलता रहता है। ये घड़ी की दिशा और घड़ी के प्रतिकूल दिशा इत्यादि की ओर ये जल हमेशा चलता रहता है। ये प्रक्रम सदियों से चला आ रहा है और चल रहा है सभी महासागरों में। ये जल इधर को और ये जल इधर को। स्थल भागों की विशेष बनावट के कारण ये जल कई दिशाओं में वितरित हो जाता है। जहां जहां पर यह जल पहुंचता है वहां के स्थलीय नाम के आधार पर इन धाराओं के या इन जल भागों को अलग अलग से नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम जान लें कि जल दो क्षेत्रों से आता है। एक विषुवत-रेखीय क्षेत्र से जो गर्म है, ध्रुवों की ओर चलता है तो उसे गर्म धारा कहते हैं। और जो जल ठंडे क्षेत्रों से यहाँ जाकर के इधर जाकर के ठंडा हो जाता है तो इधर पुनः लौटता है तो उसे ठंडी जलधारा कहते हैं। तीनों महासागरों का जो जल प्रवाहित होता है या जो धाराएं हैं, इन धाराओं को हम तुलनात्मक अध्ययन करते चलेंगे। बहुत सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। देखते हैं। विषुवत रेखा के क्षेत्र का यह जल पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। कई कारक प्रभावी हैं, कुछ भी हो, विषुवत रेखीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर जलधाराएं प्रवाहित होती हैं जिन्हें हम विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह जल विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्र में इसे उत्तरी विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर का जल उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहलाता है और इसके दक्षिण का जल दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। अब यह जल तीनों महासागरों में प्रवाहित होता है। अटलांटिक महासागर में है, जैसे कहेंगे उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी विषुवतीय धारा। अटलांटिक महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा, अटलांटिक महासागर की दक्षिण विषुवतीय धारा। प्रशांत महासागर में है तो प्रशांत महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा और प्रशांत महासागर के दक्षिण में है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। इसी तरह हिंद महासागर में है उत्तरी हिंद महासागरीय धारा, उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा, दक्षिण हिंद महासागर की विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है कि यह जल आगे बढ़ा किसी भी क्षेत्र में ले और उसके बाद दक्षिण भाग का जल दक्षिणी विषुवतीय धारा, प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागरीय धारा, अटलांटिक महासागर में तो अटलांटिक महासागरीय धारा, हिंद महासागर में तो हिंद महासागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। ये तो दो धाराएं हो गई जो कि तीनों महासागरों में समान रूप से प्रवाहित होती है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा का जल आगे बढ़ता है, साथ साथ दक्षिणी विषुवतीय धारा का भी जल प्रवाहित होता है तो दोनों जल यहाँ पर पहुंच जाता है, तट पे टकरा जाता है। तो मान लीजिए इतना चल रहा है तो इसका आधा से ज्यादा जल इधर को मुड़ जाता है और आधा ज्यादा इधर को, दोनों का, और बीच का जल जाकर के रुक जाता है। जब रुक जाएगा और निरंतर यहाँ से जल आता रहेगा तो यहाँ का वाटर लेवल थोड़ा उठ जाता है, ऊंचा हो जाता है। जब ऊंचा हो जाता है, निरंतर इधर से भी हम जल जा रहा है, निरंतर इधर से भी जल जा रहा है तो यहाँ पर जल की दिक्कत हो जाती है। वाटर लेवल उठ जाता है तो ये जल किधर भी जा नहीं पाता है। तो ये कहता है कि हमारे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, चुप्पे पतले रास्ते से लौट जाओ। तो यह जल इन दो धाराओं के बीच से ऊपर ऊपर बहता हुआ पूरब की ओर प्रवाहित होने लगता है। एक पतली धारा के रूप में, ऊपरी सतह के रूप में
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है तो इसे कहेंगे प्रतिविश्वतीय धारा। सभी महासागरों में, चाहे प्रशांत महासागर में हो, चाहे हिंद महासागर में हो, चाहे अटलांटिक महासागर में हो, सभी महासागरों में एक पतली धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, जो दोनों विश्वतीय धाराओं के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ आने के बाद पुनः ये इधर को मिल जाएगी, इधर को मिल जाएगी, इधर से मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। ये प्रक्रिया हमेशा चलती है। अब क्या होता है, ये सभी जलधाराएं विषुवत हेरल के नियमानुसार ये उत्तर की ओर बढ़ती है। हम अटलांटिक महासागर से स्टार्ट करते हैं, अंत तक चलेंगे। उत्तरी विषुवत रेखा का जल यहाँ तक के सारे 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 उत्तरी गोलार्ध में इधर मुड़ता है। तो यहाँ पर एक एंटेलीज द्वीप है। उत्तरी विषुवतीय धारा फिर से समझ लीजिए, कुछ जल पश्चिम की ओर चलता है, फिर थोड़ी देर के लिए उत्तर को चलता है, फिर पूरब को चलता है, फिर दक्षिण की ओर चलेगा। यही क्रम इधर भी है। यह जल पश्चिम को गया, फिर दक्षिण को गया, फिर पूरब को आया, फिर उत्तर को गया। ये प्रक्रम चलता है। जब जब पश्चिम की ओर जा रहा होता है इसको अलग नाम से संबोधित करेंगे। जब उत्तर की ओर जा रहा होगा इसे अलग नाम से संबोधित करेंगे। जब पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा होगा तो उसका नाम अलग रख दिया जाएगा। जब उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा होगा तो उसको अलग नामों से जाना जाता है, और वह नाम वहाँ के तट पर विद्यमान स्थान के नाम पर रखा जाएगा। ये सभी जल आगे बढ़ते हैं, फिर उत्तर को, फिर पूरब को, फिर दक्षिण को, फिर पश्चिम को, ये प्रक्रम चलता रहता है। ये जहाँ से अपनी दिशा बदलते हैं, जैसे ही इनकी दिशा बदलती है इनके नाम वहाँ के तट पर विद्यमान स्थान के नाम पर रख दिए जाते हैं। जल ऐसे चलता रहेगा। देखिए जैसे उत्तरी विषुवतीय धारा विषुवत रेखा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर कोई स्थान होता नहीं सागरों में, इसलिए उत्तरी विषुवतीय धारा रख दिया गया, दक्षिणी विषुवतीय रख दिया गया, प्रत विषुवतीय रख दिया गया। यह आगे चल करके एंटेलीज द्वीप से टकरा जाता है, और एंटेलीज द्वीप से टकराने के बाद यह जल कुछ इसके पूरब से होते हुए, कुछ इसके पश्चिम से होते हुए निकल जाता है। जब दो तरफ को निकल जाता है तो इसके दो नाम रख देते हैं। एंटेलीज के पश्चिम से होकर के बहता है तो इसे एंटेलीज धारा कहते हैं। जब एंटेलीज को पूरब से होकर के गुजरता है तो इसे फ्लोरिडा धारा के नाम से जाना जाता है। एंटेलीज और फ्लोरिडा धाराएं आगे चल करके एक में मिल जाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। दोनों जलधाराएं इस क्षेत्र से होकर बहती हैं, तो इस खाड़ी के नाम से इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। गल्फ माने खाड़ी, स्ट्रीम माने खाड़ी की धारा के नाम से आगे बढ़ती है। दोनों धाराएं सम्मिलित रूप से गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह जल आगे चल करके यूरोप महाद्वीप के इस तट से टकराता हुआ निकल जाता है, और कुछ जल यहाँ से टकरा करके दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, कुछ इधर को आर्कटिक महासागर की ओर निकल जाता है। जब यह जल अफ्रीका के कनारी तट के पास से होकर गुजरता है तो इसे कनारी की धारा के नाम से जानेंगे। कुछ भाग यूरोप महाद्वीप की ओर चला जाता है, यहाँ नॉर्वे है, इसे नॉर्वे की धारा के नाम से जाना जाता है। कुछ जल यहाँ इंग्लैंड के पास इससे टकरा करके पुनः इधर को आने लगता है तो इसे रेनियल धारा के नाम से जानते हैं। यह जल इधर को चला जाता है और ये जल जा करके आर्कटिक महासागर में मिल जाता है। अब आर्कटिक सागर में भी कुछ जल इकट्ठा हो जाता है और यह जल पुनः इधर की ओर आने लगता है। तो इसे यहाँ लैब्राडोर के पास ठंडा जल आ रहा है तो इसे लैब्राडोर धारा कहेंगे। ग्रीनलैंड के पास से यह लौटने लगता है, इसे ग्रीनलैंड धारा कहेंगे। इसी तरह यह प्रत विषुवतीय धारा भी दक्षिण की ओर लौटती है तो इसे ब्राजील धारा के नाम से जानते हैं। इसे हम यहाँ ब्राजील तट पे है इसलिए इसे
की ओर मुड़ जाती है तो इसे दक्षिणी अटलांटिक धारा कहेंगे। सभी महासागरों में ये दक्षिण प्रशांत महासागर में भी तो दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक में है तो दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर में है तो दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा कहा जाता है। ये पूरब की ओर मुड़ जाती है तो इसे दक्षिणी अटलांटिक धारा कहेंगे। यह जल आगे चल करके कुछ जल तो आगे निकल जाता है, हिंद महासागर की ओर चला जाता है, और कुछ जल अफ्रीका के तट से टकरा करके पुनः उत्तर की ओर चल करके विषुवत धारा में मिलने लगता है। तो यहाँ पर बेंगुला है, इस बेंगुला के नाम पर इसे बेंगुला की धारा के नाम से जाना जाता है। ये और कुछ जल यहाँ से आया टकरा करके, तो ये कुछ जल इस क्षेत्र में आकर के इकट्ठा होने लगता है, इधर हो जाने लगता है, इसलिए इसे फाकलैंड, यहाँ द्वीप है इसलिए फाकलैंड धारा कहते हैं। इतना एक बात और ध्यान रखना है कि ध्रुवों की ओर से आने वाली सभी जलधाराएं ठंडी होती है, क्योंकि ठंडा क्षेत्र होता है इसलिए ठंडी जलधाराएं होती है। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि लेग्रोडो धारा कहाँ से बहती है, ठंडी है, गर्म है, किस तट पर प्रवाहित होती है। इसको ध्यान से देखते रहना है कि अमेरिका के पूर्वी तट पर है, आर्कटिक महासागर से आ रही है इसलिए ठंडी है। या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि उत्तर से आने वाली धाराएं कैसी होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से आने वाली धाराएं ठंडी होती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी दक्षिण से आने वाली धाराएं ठंडी होती है। इसी तरह प्रशांत महासागर का जल इस तरह प्रवाहित होता है। देखते हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर का जल पहुँचता है, जैसे उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगता है तो इसे क्यूरेसिव धारा कहते हैं। यह क्यूरेसिव धारा जापान तट के पास दो भागों में बढ़ जाती है। यह जापान तट के पास दो भागों में बढ़ती है तो पूरब की धारा क्यूरेसिव धारा के नाम से, और पश्चिम में प्रशांत जापान सागर से प्रवाहित होने वाली धारा को सुसीमा धारा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों धाराएं आगे चल करके उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से बढ़ जाती है। इसी तरह यहाँ से ये दक्षिणी प्रशांत धारा आगे चल करके ऑस्ट्रेलियन तट से टकराती हुई पूरब की ओर चली जाती है तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जाना जाता है। और जब पश्चिम से पूरब की ओर जा रही होती है तो इसे दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से जानते हैं। अब कुछ जल जो यहाँ अरबिक महासागर में चला गया है वह जल इस तट से भी लौटता है। यहाँ पे क्यूराइल द्वीप है तो इसे क्यूराइल की ठंडी जलधारा कहते हैं। आगे चल करके यहाँ ओखोटस्क द्वीप है, ओखोटस्क के इस पार से होकर गुजरता है तो उसे ओखोटस्क धारा के नाम से संबोधित करते हैं। ये भी ठंडी जलधारा है। इसी तरह और आगे बढ़ करके यह जल दक्षिण प्रशांत धारा का जल दक्षिणी अमेरिका के पीरू तट से टकराता है और यहाँ इधर को मुड़ जाता है। तो यहाँ पीरू तट पे टकराने के कारण इसे पेरू की धारा भी कहा जाता है। और इसी तरह यह उत्तर से लौट करके कैलिफोर्निया के तट के पास से पुनः उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाता है। इसे कैलिफोर्निया के पास से होने के कारण कैलिफोर्निया धारा कहते हैं। इसका यह स्थलीय बनावट होने के कारण इधर को कुछ जल मुड़ जाता है। यहाँ अलास्का होने के कारण इसे अलास्का की धारा के नाम से जानते हैं। इस तरह ये जल तो मुड़ता रहता है धरातलीय बनावट के अनुसार, लेकिन तटों पर जो नाम है नामों के आधार पर इनके नाम रख दिए गए हैं। अटलांटिक हो गया, प्रशांत हो गया। हम देखते हैं अब हिंद महासागर की धारा। हिंद महासागर में भी वही उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा और मध्य विषुवतीय धारा होती है। दक्षिणी विषुवतीय धारा जब आगे चलती है तो यह भी यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप से टकरा करके दो भागों में बढ़ जाती है। पूरब से गुजरने वाली धारा को मेडागास्कर धारा कहेंगे और पश्चिम से भाग गुजरने वाली को मोजाम्बिक धारा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों जब आगे चल करके
एक में मिल जाती हैं तो उसे अबुलहास धारा के नाम से जानते हैं। और फिर दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा से आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ जल तो सीधा चला जाता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया तट से टकरा करके पुनः दक्षिणी विषुवतीय धारा से टकरा करके या मिल जाती है। आज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर होने के कारण इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर की ये धाराएं हैं। उसके बाद ये उत्तरी भाग की जलधाराओं को अपने यहाँ मानसूनी हवाएं चलती हैं। 6 माह स्थल से सागर की ओर, 6 माह सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ये मानसूनी धाराएं यहाँ की जलधाराओं को भी प्रभावित करती हैं। जब हवाएं मानसूनी हवाएं चलती हैं या कहें हम दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं तो ये जलधाराओं को इधर को मोड़ देती है। जब हवाएं इधर को चलती हैं तो इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून धाराओं की उत्पत्ति होती है और जल इधर को प्रवाहित होता है। 6 महीने के बाद जब ठंडी का ऋतु आ जाता, मौसम आ जाता है तो स्थल भाग से सागर की ओर हवाएं चलने लगती हैं जो उत्तरी पूर्वी होती हैं। ये हवाएं इधर को चलती हैं तो इसकी वजह से यह जल भी इधर को प्रवाहित होने लगता है, इसलिए इसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समय हमारे यहाँ वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण हमारे यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कुछ क्षेत्रों में ही होती है, जैसे तमिलनाडु के क्षेत्रों में या यूँ कहें कि पूर्वी प्रायद्वीपों के तट पर वर्षा होती है। तो ये 6-6 महीने के अंतराल पर धाराएं बदलती रहती हैं। बाकी और देशों में ऐसी कोई धारा नहीं है जो बदलती रहे। यहाँ पीरू के पास भी एक धारा है जिसे एल नीनो और लाल नीनो के नाम से जाना जाता है। ये भी मौसमी है, लेकिन एक निश्चित दिशा ये होती है, 5-6 वर्षों पर ये उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ उसकी दिशा निश्चित होती है। उसको किसी और वीडियो में देखेंगे पूरी जानकारी। फिर आगे इतनी सारी धाराएं हैं जो ये डाट रखी गई हैं, ठंडी हैं और ये गर्म है। इसको बहुत ध्यान से देखना है कि किस महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं। लैब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन, फॉकलैंड, बेंगुला, अबुलहास, ये कुछ ओकोटास, सुसीमा, क्यूरेसियो, क्यूराइल, ये कुछ मेन धाराएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं और हमें ध्यान से देखना है किस महासागरों में है। मोटे मोटे शब्दों में जान लेना है कि ये धारा इधर को बहती है, ये जलधारा इधर को, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को और ये इधर को। यहाँ के तटों पर स्थित स्थानों के नाम पर इन धाराओं के नाम रखे गए हैं। कोई विशेष नहीं है, हमें केवल ध्यान रखना है कि कौन सी धारा कहाँ है, या स्थानों के नाम भी हम जान लेते हैं कि किस महाद्वीप में, किस महासागर में, किस गोलार्ध में है, तब भी इन धाराओं को जाना जा सकता है। धाराएं बहुत विशेष कठिन नहीं होती हैं, ये हमेशा ऐसे प्रवाहित होता रहता है, जब ऐसे प्रवाहित हो रहा है इधर पर प्रवाहित होता रहता है। केवल हम लोगों को ध्यान से देखते रहना है, बाकी सब याद हो जाता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।